और कल लास्ट लेक्चर है ये सेंटर ऑफ मास का, फिर हम लोग रोटेशनल स्टार्ट करेंगे। तो आपने पहला देखा क्या कि आप अगर दो पार्टिकल लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, इफ दिस इज m1, इफ दिस इज m2, तो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हमेशा आपको याद रखना बीच में होगा कहीं ना कहीं। हाँ, अगर m2 हेवियर है तो सेंटर ऑफ मास लाइज करेगा टुवर्ड्स द हेवियर बॉडी। अगर m1 है, ठीक है, हेवियर, तो m1 की तरफ लाइज करेगा। अब देखिए, आपने माना पहले m1 को ऑरिजिन, तो अगर इफ m1 इज ऑरिजिन, इफ m1 इज ऑरिजिन, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू व्हाट, m2 r2 और अपॉन m1 प्लस m। उस तरह अगर आपका जो ओरिजिन है, आप सारा जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो m2 से कर रहे हैं, अभी रिवीजन कराएं, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका m1 और r1 अपॉन m1 प्लस m। क्या आएगा, m1 r1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 r1 अपॉन m1 प्लस m2। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान रहे हैं, आप सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान रहे हैं। तो जब सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान रहे हैं, तो अब यहाँ m1 का डिस्टेंस क्या होगा, फ्रॉम m1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास और m2 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो व्हेन सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन, और यही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, व्हेन सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन, व्हेन सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन। तो अब देखिए, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, वहां पर पूरे सिस्टम का मास है कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब क्या, m1 प्लस m। और अगर आप ओरिजिन पर हैं, जैसे मान लीजिए आपका ओरिजिन ये है, तो अगर कोई बंदा ओरिजिन पे खड़ा है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। खुद से खुद का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। हाँ, ओरिजिन से अगर पार्टिकल यहाँ मूव किया तब इसका डिस्टेंस होगा 1 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 मीटर, जो भी। पर अगर आपका ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। फिर m1 का, तो m1 और यहाँ पे क्या आएगा आपका r1। अब देखिए, जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है, अब यहाँ दो डिफरेंट डायरेक्शन में है, थोड़ा देखिए यहाँ पर। पहले आप जो m1 से ओरिजिन माने, तो यहाँ से हमने लिया r1 और यहाँ से लिया r2, दोनों एक ही डायरेक्शन में। पर आप डिस्टेंस एक इधर है एक इधर है, तो एक को मान लीजिए माइनस आप r1, तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा आपको, ये r2। अगर ये पॉजिटिव x है तो इसको बोलेंगे r2, और ये अगर नेगेटिव x है तो ये r1। ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, वेक्टर लेते हैं। तो अगर मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं है, तो वहां से m1 का डिस्टेंस क्या आपका, नेगेटिव x की तरफ, और ये आपका पॉजिटिव x की तरफ। तो m इंटू जीरो क्या आएगा आपका, माइनस m r1, और प्लस फॉर्मूला क्या होता है, तो m2, और ये r2 पॉजिटिव है तो r2। तो यहां से क्या आएगा आपका, तो ये जीरो है, तो यहां से क्या आएगा आपका m1 r1 और इज इक्वल टू m2 r2। तो यहां से m1 अपॉन m2 और इज इक्वल टू r2 अपॉन r2 अपॉन r1। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये।
m1 upon m2 is equal to what? r2 upon r1. Mass is what? Inversely proportional to perpendicular distance. देखिए अगर आपका m1 हेवियर है, अगर m1 हेवियर है तो ये r1 कम होगा, r1 छोटा होगा, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द हेवियर। अगर m1 हेवियर है, ठीक है, अगर m1 हेवियर है तो r1 कम होगा, r1 कम मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास m1 के नजदीक हो। उस तरह अगर आपका m2 कम है, m2 छोटा है, अगर m2 छोटा है तो r2 ज्यादा होगा, मतलब यहां से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस वो ज्यादा होगा। क्यों? सेंटर ऑफ मास दूर है फ्रॉम द लाइटर बॉडी, फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी सेंटर ऑफ मास दूर है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कंसेप्ट। मान लीजिए एक शिप है, ठीक है, तो पहले आपका इक्विलिब्रियम में था। मान लीजिए एक एक आदमी यहाँ बैठा है, ठीक है, पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन। मान लीजिए सेम मास का जो पर्सन से बैठा हुआ है, तो सेंटर मास कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में। कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में। सेंटर मास कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में होगा। यहाँ से भी डिस्टेंस, यहाँ से भी डिस्टेंस बराबर होगा, सेंटर मास बीच में। पर अगर मान लीजिए, ठीक है, एक आदमी इधर आ गया, तो अब ये क्या होगा? इधर चार हो गया, इधर वैकेंट हो गया, इधर ये क्या हो गया? वैकेंट, और ये क्या हो गया? इधर चार। तो अब सेंटर मास क्या होगा? इधर आएगा, शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स हेवियर। तो हेवियर अगर मास है तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और जिसका मास कम हो रहा है वहां से दूर जा रहा है, क्या जा रहा है? दूर। तो हमेशा याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास लाइज ऑलवेज नियर द हेवियर बॉडी, नियर द हेवियर बॉडी। तो एक क्वेश्चन है, आप कीजिए, ठीक है, यही कंसेप्ट लगाकर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए सभी को, जल्दी। A uniform circular disc of radius a is taken। तो डिस्क मतलब क्या? सरफेस पर मास है। देखिए एक थिन पेपर है, जैसे एक थिन पेपर है,
तो उसमें से एक सर्कल कट कीजिए। तो थिन पेपर मतलब क्या, एम्प्टी नहीं, हॉलो नहीं, ठीक है, उसमें पूरे सरफेस पर मास है। हाँ, बलाई बहुत थीन है, इसलिए उसको डिस्क बोल रहे हैं, नॉट द स्पेयर। और अगर वो एक स्पेरिकल बॉल से कट करेंगे तो स्पेयर का पार्ट रहेगा। जैसे एक आपका वाटरमेलन है, ठीक है, एक आपका लीड स्पेयर है, तो उसमें से अगर स्मॉल रेडियस कट कर रहे हैं, स्मॉल रेडियस का स्पेयर, तो वो भी स्पेरिकल पोर्शन ही रहेगा। पर यहाँ पे मान लीजिए एक थीन पेज है, जो आपका नोटबुक का पेज है, और उसमें से एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, सर्कल कट कीजिए। तो सर्कल का कट करना मतलब क्या, वो डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, पूरे एक सरफेस पर मास है। तो पहले आपका ए रेडियस का एक डिस्क है, द सरफेस, सरफेस का एक सर्कल है, और उसमें से सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस बी, बी रेडियस का एक सर्कल पार्ट आप रिमूव कर रहे हैं। तो इसका मास क्या होगा, कम, एरिया क्या होगा, कम, ठीक है, वॉल्यूम नहीं, इसका एरिया क्या होगा, कम। और आपको पता है मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप पढ़ चुके हैं। आप क्या पढ़े, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस तरह मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उस तरह एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जब एरिया कम होगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द हेवियर। तो ये दिया भी है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करके कहाँ पहुंच गया, एक नया सेंटर पर O2 पर पहुंच गया, जिसका डिस्टेंस x2 है, जिसका डिस्टेंस x2 है। तो आपको वही निकालना है, x2 का वैल्यू, मतलब जो शिफ्ट हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हुआ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन O टू द फाइनल पोजीशन O2। जल्दी निकालिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझिए पहले, ठीक है। सबसे पहले आपका एक ये सरफेस का पार्ट है, अब यहां से आप ये पार्ट कट करके बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले का सेंटर ये था, अभी शिफ्ट होकर यहाँ पहुंच गया, डिस्टेंस वगैरह सब दिया हुआ है कि इसका जो इनिशियल सेंटर से डिस्टेंस ये है, और ये जो शिफ्ट हुआ वो भी डिस्टेंस दिया हुआ है। पहले का रेडियस था आपका ए, और इसका जो रेडियस है वो बी। समझिए ध्यान से, इसका जो रेडियस है वो है बी, जो इनिशियल रेडियस है, जो पूरा बिगर सर्कुलर डिस्क का, दैट इज व्हाट ए। ये मेरा इनिशियल सेंटर है ओ, और ये मेरा फाइनल वाला, दैट इज व्हाट O2। एक नया है O डैश दीजिए या जो भी, O2 क्वेश्चन में O2 दिया है तो O2। O2 is what, not the oxygen, O2 is what, just the new center of mass। तो ये x2 का वैल्यू निकालना है, ये जो आपका x2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2। और ये इनिशियल सेंटर से लेके इसका जो सेंटर है स्मॉल सर्कल का, उसका भी दिया हुआ डिस्टेंस c दिया हुआ है, क्या दिया है, c। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
देखिए तो सेंटर ऑफ मास आप इन टर्म्स ऑफ मास लिखे, एरिया लिखे, यहां पर कहीं मास का वैल्यू नहीं दिया है, मास का वैल्यू नहीं दिया है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि मास, एरिया, ये सब क्या आपका इक्वल क्वांटिटी में चेंज होगा, इक्वल क्वांटिटी में, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में। जैसे एक रॉड है, मान लीजिए आप इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करें, a/2 और a/2, तो आप देखिएगा क्या इसका मास भी क्या आएगा, m/2 और m/2, आप चेक कर सकते हैं। अगर एक रॉड है, उसको तीन इक्वल पार्ट में, तीन इक्वल एरिया में डिवाइड कीजिए, a/3, a/3, a/3। इक्वल एरिया क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल होगा तभी तो। लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए, जो हर एक पोर्शन में क्या आना चाहिए, जो लेंथ और ब्रेथ सेम आना चाहिए, तभी तो एरिया आपका इक्वल डिवाइड हो रहा है। और जब इक्वल डिवाइड हो रहा है, लेंथ और ब्रेथ सेम है, इसका मतलब क्या, जो मास का क्वांटिटी होगा m/3, m/3, m/3। तो इसलिए जो आपका मोमेंट है वो मास का भी है, फोर्स का भी है, और एरिया का भी। क्या है? एरिया का भी। अब देखिए ध्यान से यहाँ थोड़ा समझिए। तो मेरा जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, आपको पता है क्या, हम बता भी चुके हैं कि R कैन बी रिटन एज a1x1 प्लस a2x2 और अपॉन a1 प्लस a2, a1 प्लस a2। ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा ओरिजिन क्या है, लेट ओरिजिन बी O, लेट ओरिजिन बी O। जब ओरिजिन O है तो पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास, मतलब पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास या एरिया यहां पर फोकस होगा, जिसको हम बोल रहे हैं कैपिटल ए। कैपिटल ए मतलब क्या, a1 प्लस a2। पूरे बॉडी का a1 प्लस a2, और इसका खुद से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0, इज इक्वल टू। अब देखिए a1, तो a1 मतलब क्या, a1 मतलब क्या, इसका एरिया जो यहां से कट होकर बाहर निकला, उसका एरिया होगा। क्या होगा, एरिया। ठीक है। तो उसको हम बोल रहे a1, और इसका जो भी डिस्टेंस है वो आपका c। ठीक है, इसके एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, a1। क्या बोल रहे हैं, a1। ठीक है। तो a1 मतलब क्या, देखिए यहाँ पर a1 मतलब क्या है, ये वाला एरिया। और जो ये पूरा रिमेनिंग एरिया है, बाकी ये जो पूरा रिमेनिंग एरिया आएगा कट होने के बाद, इस टाइप का रहेगा। तो ये जो पूरा रिमेनिंग है, जहां पर ये है मास इधर सरफेस पर, ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, m2। m2 मतलब क्या, a2। और ये वाला जो एरिया स्मॉल वाला है, इसको बोल रहे हैं a1। क्या बोल रहे हैं, a1। तो अगर मेरा ओरिजिन O है, ठीक है, तो a1 प्लस a2 इंटू क्या, 0, खुद से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 होगा। उस तरह से यहाँ का एरिया क्या है, a1, तो a1 इंटू, और इसका फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस दिया हुआ सी, प्लस ये जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग एरिया क्या होगा, तो रिमेनिंग एरिया होगा आपका पहले का एरिया माइनस ये, तो उसको हम बोले a2, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल ओरिजिन क्या है आपका, x2 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, x2। तो यहां से सिंपली निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव तो एक का नेगेटिव। जैसे यहाँ पर अगर O से इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, प्लस c। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पर ये क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपका नेगेटिव x की तरफ डिस्टेंस ले रहे हैं आप। ठीक है।
तो ये नेगेटिव x2 आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव x2। तो यहां से क्या जाएगा आपका A1C इज इक्वल टू A2x2। अब देखिए A1 पहले निकालना पड़ेगा, तो A1 मतलब क्या? स्मॉल रिमूव्ड, स्मॉल रिमूव्ड पोर्शन। क्वेश्चन में दिया जिसका रेडियस क्या है? बी है। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है? बी। तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई बी स्क्वायर, सिंपल। एरिया मतलब क्या? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? पाई बी स्क्वायर। अब A2 मतलब क्या? रिमेनिंग पोर्शन का। A2 मतलब क्या? रिमेनिंग पोर्शन का। तो रिमेनिंग पोर्शन मतलब क्या? पहले का एरिया क्या था? इनिशियल एरिया क्या था मेरा? पाई ए स्क्वायर। अब इसमें से ये वाला स्मॉल पार्ट कट करके बाहर निकल गया, पाई बी स्क्वायर। तो यही तो मेरा रिमेनिंग है, मतलब पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा A1C। A1C मतलब क्या? पाई बी स्क्वायर, और ये C इज इक्वल टू A2। A2 मतलब क्या? रिमेनिंग पोर्शन। तो रिमेनिंग पोर्शन मतलब क्या? पाई और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या आपका x2। x2 मतलब क्या? शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। ये जब कट होकर बाहर निकला तो अब टोटल का एरिया, टोटल का मास क्या होगा? कम होगा। तो तुरंत ये क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस करने के लिए तुरंत शिफ्ट करेगा। तो यहाँ से x2 का वैल्यू आ गया। x2 का वैल्यू क्या आया? x2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका आंसर। x2 इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, x2। तो आपका आंसर क्या था इसमें? आपका आंसर क्या है? बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? बी। और वो नेगेटिव क्यों दिखा रहा है? कि आपका शिफ्ट कहाँ हो रहा है? नेगेटिव एक्स की तरफ। नेगेटिव मतलब क्या? आपका शिफ्ट कहाँ हो रहा है? नेगेटिव एक्स की तरफ हो रहा है, नेगेटिव एक्स की तरफ। असल में वो यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिया। ठीक है, उसके सॉल्यूशन में अगर, सॉल्यूशन तो है नहीं, तो सॉल्यूशन आप जब देखिएगा तो यहाँ पर हम लोगों ने नेगेटिव मान लिया था पहले। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने पहले ही नेगेटिव मान लिया था, क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला आपको है तो ऐड होता। जैसे m1x1 प्लस m2x2, तो यहाँ भी फॉर्मूला क्या होगा? a1x1 और प्लस a2x2। पर हमने पहले ही यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन मान लिया था कि x2 का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। अगर ये आप नेगेटिव नहीं मान के चलेंगे, ये प्लस आएगा, तो ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो हमने पहले ही x2 को नेगेटिव x की तरफ माना था, तो आपका आंसर ये आया। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आपको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप नेगेटिव मत लीजिएगा, तो आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या आएगा? बी स्क्वायर सी, नेगेटिव की तरफ, मतलब क्या? शिफ्ट हो रहा है नेगेटिव की तरफ, और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ मास सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है। और अगर यहाँ पे स्पेयर होता तो हम फिर यहाँ पर एरिया जो है आपका पाई आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगाते, हम लोग फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते, क्योंकि आपका मास क्या है? पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता। अगर आपका सॉलिड स्पेयर है तो वहां पर एरिया नहीं लगाएंगे, वहां पे हम लगाएंगे पूरा वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा क्या? क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए सॉल्व।
जल्दी बताइए आंसर। देखिए यहाँ पर spherical hollow is made in the lead sphere of radius r such that its surface touches the outside surface of lead sphere and passes through the center. What is the shift in the center of mass lead sphere due to the following? तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा? -r/14। माइनस क्यों? क्योंकि आपका शिफ्ट करेगा। ये जो इनिशियल सेंटर था ओ, ठीक है, पहले जब ये आपका पूरा का पूरा एक पोर्शन था, पूरा का पूरा लीड स्पेयर था, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर? ऊपर। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर? ऊपर। अब जैसे ही आप आर रेडियस का, आर डायमीटर हो गया ना इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या हो गया? आर डायमीटर हो गया, r/2 रेडियस, ठीक है, r/2 रेडियस। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना। तो यहाँ r/2 रेडियस का बाहर निकाल रहे हैं। जब r/2 का रेडियस का बाहर होगा तो आंसर क्या आएगा आपका? r/14 आएगा। r/14। लॉग इन कीजिए, बता रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन था आपका कि अगर एक स्पेयर है, स्पेयर मतलब क्या? सॉलिड स्पेयर, ठीक है, और इसमें से आपका r/2 का मतलब r रेडियस, इसके डायमीटर हो जाएगा, इसके लिए डायमीटर हो जाएगा। तो ये जो दिया है आपका r रेडियस है। अब यहां से क्या होगा आपका? जो इसका इनिशियल सेंटर था, अब ये शिफ्ट करेगा, सेंटर क्या होगा? शिफ्ट करेगा। तो वो आपको निकालना है। क्या है? निकालना है। और इसका इनिशियल रेडियस भी दिया हुआ था, आपको पता ही है, r है। तो इनिशियल रेडियस वाज r, और ये आपका डायमीटर है, तो यहां से इसका रेडियस क्या आएगा? r/2 आएगा। ये पूरा आपका डायमीटर हो गया ना, छोटे वाले के लिए क्या हो गया? डायमीटर हो गया, तो अंदर के लिए रेडियस क्या होगा? r/2। तो पहले आपका सेंटर था ये o, अभी आपका शिफ्ट कर गया, इसको हम बोल रहे हैं o डैश। क्या बोल रहे हैं? o डैश। तो ये आपको o डैश का वैल्यू निकालना है कि कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। सेंटर ऑफ मास के अबाउट का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला पता है, A1 एरिया लीजिए या M1 x1 जो भी लेना है, M1 x1 प्लस M2 x2 और अपॉन M1 प्लस M2। और यहाँ पर x के अलॉन्ग ही आएगा, सेंटर ऑफ मास क्या, और x के अलॉन्ग ही शिफ्ट करा, y तो है नहीं,
ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर जा रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता तो फिर इसका एक्स भी है और ये वाई भी, हाइट भी, इसका एक्स भी और यहाँ पर वाई भी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन द स्ट्रेट लाइन ये बिल्कुल शिफ्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द हेवियर, रिमेनिंग टुवर्ड्स द हेवियर। तो M1 मतलब क्या? देखिए M1 हम बोल रहे हैं छोटे वाले का स्पेयर। सबसे पहले पूरे का मास क्या है? अगर मान लीजिए लीड स्पेयर जिसका डेंसिटी आपका दिया है रो, इसका डेंसिटी क्या है रो, तो जब आप ये कट करके बाहर निकाल रहे हैं तो ये भी तो लीड ही का पार्ट है ना, इसका भी डेंसिटी क्या होगा? रो होगा। अगर आप एक वाटरमेलन से कुछ पार्ट कट कर रहे हैं तो वो भी तो वाटरमेलन का ही पार्ट होगा ना, अचानक आम थोड़ी आ जाएगा, मैंगो थोड़ी आ जाएगा। अगर आप एक मैंगो कट करें तो मैंगो का पार्ट आएगा। तो इस तरह जो भी ये डेंसिटी है रो, तो जब हम ये कट कर रहे हैं r/2 रेडियस का या r डायमीटर का, तो उसका भी डेंसिटी क्या होगा? सेम हो, क्या होगा? सेम। तो यहाँ पर देखिए सेंटर शिफ्ट कर रहा है तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना है? वही कि हम O को ओरिजिन मानेंगे, लेट O बी द ओरिजिन। लेट O बी द ओरिजिन। तो हमको पता है क्या इसका, यहाँ पर मास क्या है? M1 प्लस M2, कैपिटल M। कैपिटल M मतलब क्या? M1 प्लस M2 और इंटू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। फिर आपको पता है फॉर्मूला M1, ठीक है, x1 प्लस M2 x2। M1 मतलब क्या है? डिफाइन कर दीजिए कि M1 क्या है आपका। तो M1 इज व्हाट? तो रिमूव पार्ट, मास ऑफ रिमूव पार्ट। सबसे पहले M का वैल्यू लिख लीजिए, टोटल मास का, उसके टर्म में हम सारा वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। कैपिटल M मतलब क्या? तो कैपिटल M है मास ऑफ सॉलिड स्फीयर टोटल, मास ऑफ लीड स्फीयर पूरा कंप्लीट। तो ये कैसे निकलेगा? तो आपको पता है क्या? 4/3 πr³ और इनटू रो। अरे भाई डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी रो, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हम निकालते हैं M1 का वैल्यू। M1 मतलब क्या? रिमूव्ड पार्ट का मास, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट या रिमूव्ड पोर्शन, मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। तो क्या आएगा? तो फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ भी इसका देखिए, इसका भी मास क्या होगा? तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो 4/3 पाई। और इसका रेडियस क्या है? r/2 है। पर डेंसिटी वही होगा, डेंसिटी क्या होगा भाई? अब देखिए थोड़ा 1/2 का क्यूब क्या होगा? 1/8, 1/8। ध्यान से समझिए, 1/2 का क्यूब 1/8। बाकी पूरा क्वांटिटी क्या होगा? 4/3 πr³ रो। और ये 4/3 πr³ रो मतलब क्या? इनिशियल मास है, ये टोटल मास है। तो 1/2 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं क्या? टोटल M/8। ये जो M1 है, जो रिमूव पार्ट है, वो टोटल मास का 1/8 पार्ट, टोटल मास का 8th पोर्शन है, 1/8 पोर्शन। उस तरह रिमेनिंग मास क्या आ जाएगा? जिसको हम बोलते हैं M2। तो रिमेनिंग मास मतलब क्या? टोटल मास माइनस M1। टोटल मास माइनस M1। तो टोटल मास तो आपको पता है, इसको हम बोल रहे हैं M, इस पूरे क्वांटिटी को M बोल रहे हैं। और M1 कितना है? तो 2 का क्यूब 1/8 ऑफ इतना, मतलब 1/8 ऑफ M/8। तो यहां से क्या आ जाएगा? 7m/8, 7m/8।
तो अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास था उसका लोकेशन खुद से क्या होगा 0, क्योंकि हम उसको ओरिजिन मान रहे हैं। और अगर हम इसको प्लस लेंगे तो आंसर आएगा -r/14। क्या आएगा? -r/14। और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है मेरा, देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ ले रहे हैं तो फिर आंसर पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है यहाँ से यहाँ, देखिए ये जब रेडियस r है पूरा, तो ये जब r/2 तो ये भी क्या होगा? r/2। और ये वैल्यू हमको निकालना है, इसको बोल रहे हैं x। क्या बोल रहे हैं? x। तो यहाँ पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, ये क्या आएगा आपका? तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू m1 का वैल्यू देख लीजिए, m1 का वैल्यू क्या है? m/8, स्मॉल रिमूव्ड पार्ट इनटू x1। तो इसका इनिशियल सेंटर से डिस्टेंस कितना आएगा? r/2। और ये पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव x की तरफ है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, जैसे ही कट होकर बाहर निकल गया तो अब ये शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ मास। कितना शिफ्ट करेगा? m2 रिमेनिंग पोर्शन का मास, ये रिमेनिंग पोर्शन का मास ये वाला कितना आएगा? तो 7m/8 और इनटू x2। तो x2 मतलब क्या? ये हमें निकालना है x। ये जो शिफ्ट हुआ, जो नए सेंटर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये तो हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आएगा आपका m/8 और r/2 इज इक्वल टू 7m/8 और x। और अगर आप यहाँ पे प्लस लेके चल रहे हैं तो फिर आपका आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। तो ये 8 और 8 क्या हुआ? कैंसिल। ये m और m क्या हुआ? कैंसिल। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा? r/, देखिए 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। तो क्या आएगा? 14। तो जो शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ मास वो कितना होगा? r/14 शिफ्ट करेगा किधर? टुवर्ड्स नेगेटिव x। टुवर्ड्स नेगेटिव x, क्योंकि आप x को क्या माने? नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव आया। अगर यहाँ पे सिर्फ x लिखते हैं तो यहाँ पे आंसर आता माइनस। माइनस मतलब क्या? शिफ्ट किधर हो रहा है? टुवर्ड्स द नेगेटिव x। टुवर्ड्स द नेगेटिव x। So this is the answer of this question. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? r/14। आंसर क्या आएगा? r/14। ये क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए अच्छे से। अ कारपेंटर हैज कंस्ट्रक्टेड अ टॉय एज शोन इन द फिगर। तो एक कारपेंटर है, ठीक है, मान लीजिए एक वुडन मटेरियल लेकर और उसने ये गिवन फिगर के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर बनाया। एक स्पेयर है जिसका मास दिया हुआ है 12 टाइम्स दैट ऑफ कोन, मतलब जिसका डेंसिटी दिया हुआ है, हेवियर डेंसिटी दिया हुआ है 12 टाइम्स दैट ऑफ कोन, मतलब कोन का डेंसिटी कम है और स्पेयर का डेंसिटी ज्यादा है। तो फिगर देखने ही में पता चला सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल फिगर मतलब क्या, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करेगा, ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। जो बैलेंस पॉइंट आएगा, जो सेंटर पॉइंट आएगा, सेंटर ऑफ मास दोनों का मिलाकर वो कहीं ना कहीं आपका ऑन द वाई होगा। और दूसरी बात यह है कि आपका जो स्पेयर है वो 12 टाइम्स डेंसिटी आपका ज्यादा है, तो इसका मास भी ज्यादा आएगा। और इसीलिए जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो जो फाइनल आंसर आएगा वो देखिएगा क्या, नियर बाय द स्पेयर है, कौन से दूर रहेगा और नियर बाय स्पेयर रहेगा। तो ये कैसे बनाएंगे, ध्यान से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। देखिए फॉर्मूला तो हमें पता है क्या, इसमें एक चीज पता होना चाहिए आपको कि कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो इसका क्या होता है, h/4। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता चलता है, ये सब बुक में नहीं दिया है, पर ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि स्लैंट जो कोन है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जो भी स्लैंट हाइट दिया हुआ है, ठीक है, जो हाइट है आपका वर्टिकल हाइट, h/4 ऊपर लाइज करता है। तो यहाँ देखिए, पहले डायग्राम देखिए फिर हम बता रहे हैं। तो मान लीजिए पहले एक कोन है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेयर रखा हुआ है। इसका हाइट दिया हुआ है 4r, और इसका डायमीटर दिया हुआ है। इसका डायमीटर, इसका डायमीटर आपका गिवन। ध्यान से देखिएगा, तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बिल्कुल बीच में, क्या होगा, बिल्कुल बीच में। अब देखिए क्वेश्चन में जो गिवन डायमेंशन दैट इज व्हाट 2r, द डायमीटर ऑफ स्फीयर, और कोन का जो आपका ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है 4r। क्या दिया है, 4r। मास कैसे निकालेंगे, तो एक गिवन इंफॉर्मेशन है आपका कि डेंसिटी ऑफ स्फीयर is 12 times of density of cone. Okay, density of a sphere is what, 12 times of density of cone. तो पहले मास कैसे निकलेगा कोन का, तो कोन का मास को हम बोल रहे हैं m1, और इसके मास को हम बोल रहे हैं m2। तो m1 कैसे निकालेंगे हम, तो फॉर्मूला तो वही है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये सब पता होना चाहिए, जो 9/10 का फॉर्मूला है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3, अच्छा देखिए ये भी दिया हुआ है, ये रेडियस गिवन है क्वेश्चन में आपका, दिस इज 2r। तो 1/3 पाई, और इसका रेडियस क्या है, 2r है, 2r स्क्वायर, और h, h मतलब क्या, 4r।
और इसका डेंसिटी ऑफ कोन, डेंसिटी ऑफ कोन हम मान रहे रो, किसका, कोन का, ठीक है। तो आगे ये पूरा वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी, तो ये आएगा मास ऑफ कोन आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 4r, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये निकल गया m1। क्या निकल गया m1? देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये 4 इंटू 4 क्या होगा 16, तो ये 16/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर क्यूब होगा ना, आर क्यूब रो हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या आएगा आर क्यूब। ध्यान से समझिए, 2 का स्क्वायर मतलब क्या 4, और 4 इंटू 4 क्या होगा 16, तो 16/3 पाई आर क्यूब रो। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो हमेशा याद रखिएगा, जो हमको x1 चाहिए, इसका मतलब इसका पोजीशन सेंटर ऑफ मास का, तो हमेशा होता है h/4। हमेशा जहां भी कोन का क्वेश्चन आया तो यही आएगा h/4। तो यहाँ पे h कितना है 4r, और बाई 4, तो यहाँ पे क्या आएगा r, क्या आएगा r। अब देखिए स्पेयर का, तो स्पेयर का मास क्या होगा, तो स्पेयर का मास आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2r तो डायमीटर है, ठीक है, 2r क्या है डायमीटर, रेडियस क्या होगा r होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और इनटू रो। तो देखिए डेंसिटी ऑफ स्पेयर क्या है 12 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ कोन। समझिए यहाँ पर मास ऑफ स्पेयर क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम तो ये है, और डेंसिटी ऑफ स्पेयर लिखेंगे, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 12 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ कोन। तो कोन का डेंसिटी हमने क्या माना, रो माना, तो 12 टाइम्स ऑफ रो आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 12 इंटू 4 क्या होगा 64, क्या होगा 64, कट मत कीजिए इसे, ठीक है। तो 12 इंटू 4, नहीं 12 इंटू 4 क्या होगा 48, क्या होगा 48, तो 12 इंटू 4, तो ये क्या आएगा 48/3, और ये क्या आएगा पाई आर क्यूब रो। अब देखिए आपका जो मास था इन टर्म्स ऑफ कोन वो 16/3 है, इसको लिख सकते हैं क्या हम ऐसा, 16/3 पाई आर क्यूब रो, और इंटू 3, मल्टीप्लाई में वही आएगा, 16 इंटू 3 क्या आएगा आपका 48, 16 इंटू 3 क्या आएगा 48/3 पाई आर क्यूब रो। इसका फायदा क्या हो गया कि आपका m2 मास निकल गया शॉर्टकट में, क्या 3 टाइम्स ऑफ, और ये पूरा वैल्यू क्या आपका m1, 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कोन। तो हमने आपको बताया ही था कि जब डेंसिटी ज्यादा है तो मास भी ज्यादा होगा, मतलब आपका सेंटर ऑफ मास लाइज करेगा नियर द स्फीयर। तो मास ऑफ स्फीयर क्या है 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कोन, 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कोन। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब देखिए इसको बोल रहा है क्वेश्चन ओ, तो जो चारों ऑप्शन है आपका ओ के टर्म में, जब आप चारों ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्या आपका ओ के टर्म में, कि ओ से कितना ऊपर है। यहाँ देखिए ये मेरा ओ है, ओ से आपका 2 आ रहा है, कि ओ से 3 आ रहा है, कि ओ से 4 आ रहा है, कि ओ से 5 आ रहा है। तो डिस्टेंस हमको नीचे के टर्म में देखना है, क्या देखना है नीचे के टर्म से। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये सॉरी y1 आएगा ना, y1, क्योंकि x तो है ही नहीं, यहाँ y1 आएगा। तो यहाँ पे जो y1 है तो वो तो आया था आपका r इसके लिए, पर इसके लिए y क्या होगा, देखिए y हमेशा क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द x, डिस्टेंस फ्रॉम द x हमेशा याद रखना है कि y अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो y क्या होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम x। ये y एक्सिस है मेरा, और ये क्या मेरा x है। तो अगर y कोऑर्डिनेट किसी का भी निकालना है तो डिस्टेंस फ्रॉम x होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे आपका दिया ये 3 और यहाँ पे दिया आपका ये 2। तो ये जो आपका 3 है, 3 मतलब क्या, ये y कोऑर्डिनेट मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट का सेंटर से लेकर डिस्टेंस फ्रॉम x है, डिस्टेंस फ्रॉम x, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम x, इसको बोलते हैं y। और x मतलब क्या, तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से y से दूरी, y से दूरी। तो ये y से दूरी मतलब क्या, इसको हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि y कोऑर्डिनेट मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम x, और x कोऑर्डिनेट मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम y। तो अगर हमको o से लेना है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट निकालना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यही लाइज करेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कहीं ना कहीं, तो कहां पर होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम o, तो कितना होगा ऊपर। अब देखिए यहां समझिए, यहां पर इसका रेडियस हमको पता है, ये r, ये हमें पता है क्या, r, क्योंकि ये पूरा 2r है। और ये पूरा डिस्टेंस हमें पता है क्या, 4r। क्या पता है, 4r। तो इसके सेंटर से लेकर x से दूरी, यही मेरा y कोऑर्डिनेट है, इसके सेंटर से लेकर x से दूरी, यही मेरा क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो इसका सेंटर मतलब क्या, r प्लस 4r, r प्लस 4r, r प्लस 4r। तो यहां से y2 क्या आएगा, y2 इज इक्वल टू r प्लस 4r। तो ये क्या निकल जाएगा, 5r। जिस तरह आपने ट्राइंगल का जो पहले ही लेक्चर में हम लोग देखे थे, क्या ट्राइंगल का सारा कोऑर्डिनेट निकाले थे हम लोग, 3 ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट। तो वहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि x मतलब y से दूरी और y कोऑर्डिनेट मतलब क्या, x से दूरी। तो अगर इस पॉइंट का निकालना है पूरा y कोऑर्डिनेट, तो ये r ऐड होगा, ये r, और r प्लस ये 4r, ये पूरा हाइट क्या है, 4r। तो मास स्पेयर का y कोऑर्डिनेट मिल गया 5r। अब आपको पता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ x तो 0 होगा, x क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि ऑन द वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। जैसे इस कोन का आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाइज कर रहा है, तो ऑन द वाई एक्स 0 है। उस तरह यहाँ भी आपका ऑन द वाई एक्स 0 है। तो अगर हम एक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो x1 और x2 0 होने के कारण यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। फिर y कोऑर्डिनेट निकलेगा, कितना निकलेगा, तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू, हमको पता है कि m1 y1 प्लस m2 y2 और अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 का वैल्यू दिया है आपका, m1 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू m1 रखिए ताकि कट करने में आसानी हो। इतना वैल्यू लिखिएगा तो टाइम जाएगा, इसलिए कभी भी न्यूमेरिकल शॉर्ट में सॉल्व करना है। तो m1 का वैल्यू ये पूरा है, तो इसको हम बोल रहे हैं m1। y1, इसका y1 क्या है, r प्लस m2, तो m2 ये पूरा है, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 3m1। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो r प्लस 4r क्या आया था, 5r, और अपॉन m1 प्लस m2, m1 और प्लस m2 क्या है, 3m1, तो 3m1 प्लस m1 क्या आएगा, 4m, क्या आएगा, 4m। ये कितना आएगा, m1r, और ये देखिए 15m1r, तो ये क्या होगा, 16m1r अपॉन 4m। तो यहाँ से m1 और m1 गया, और ये तो क्या आएगा, 4r। आंसर क्या आएगा, 4r। तो सेंटर ऑफ मास देखिए कहाँ पे लाइज कर रहा, 4r, कहाँ से, o से, क्योंकि सारा मेजरमेंट हमने कहाँ से लिया, o से लिया। ये जो m1 है कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज कर रहा है, तो h/4। ठीक है, तो h/4 मतलब क्या, ऊपर लाइज कर रहा है, फ्रॉम o। सारा कैलकुलेशन हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम o। उस तरह से इसका जो y2 है, y2 भी कहाँ से लिए, तो 4r प्लस r फ्रॉम o, फ्रॉम o।
तो इस तरह ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ से है, फ्रॉम ओ है, क्या है 4r। तो आप देखिए कहाँ पे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लाइज कर रहा है, तो नियर द स्फीयर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्फीयर का डेंसिटी, स्फीयर का मास क्या है, ज्यादा है। स्फीयर का मास क्या है, ज्यादा है। स्फीयर का मास 3 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया टुवर्ड्स द हेवियर बॉडी। तो जिसका मास कम है उससे दूर रहेगा और जिसका मास ज्यादा है उसके नजदीक रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4r फ्रॉम ओ। आपका आंसर क्या आएगा, 4r फ्रॉम। आंसर क्या है, सी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r फ्रॉम ओ। अगर हम ओ से ऊपर जाएंगे तो 4r पर ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। क्या होगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r फ्रॉम ओ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r फ्रॉम